ओके सो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से अपन। एक सेकंड बस मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं। देखिए हमें जो जो चीजें चेंज करके दे दी गई है बस उन चीजों को ध्यान से देखो, उससे हम आंसर ढूंढ सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें चेंज करके दे दी गई है, उनका रिलेशन बी के साथ कैसा होगा ये ढूंढना है हमको, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी का रिलेशन क्या होता था, बी होता था म्यू नॉट आई बाय 2r। अब ये आई क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई r बाय v होता है, और नीचे ऑलरेडी v था और एक 2 भी था, है ना, तो नीचे एक r का स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखिएगा तो v प्रोपोर्शनल आ रहा है e into v upon r स्क्वायर के। और जरा v को देखो, v खुद e स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, v खुद e स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये e की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो गया, v खुद e स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फिर r को देखो, r की डिपेंडेंसी किस किस पर है, r की डिपेंडेंसी में देखो नीचे मास और इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, नीचे मास और इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और नीचे r का स्क्वायर था। तो मैंने मास और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कहां था उनके हिसाब से प्रोपोर्शनलिटीज देखी। तो मेरे पास b की प्रोपोर्शनलिटी आ गई, देखिए e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो e स्क्वायर का स्क्वायर e की पावर 4, नीचे मास का स्क्वायर तो ऊपर जाके मास स्क्वायर हो गया, तो b प्रोपोर्शनल आ गया e की पावर 3 और 4 7 into m स्क्वायर के। b की प्रोपोर्शनलिटी किससे बन रही है मैंने ये निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डबल करा है, मास भी डबल करा है, प्रोटॉन का चार्ज भी डबल करा है, वो भी e होता है, तो e को डबल करा है बेसिकली और m को डबल करा है, तो उसे डबल करा है। फिर रेशियो पूछा था, नए यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स में इनका रेशियो पूछा है b का। तो जब चीजों को डबल कर देंगे तो यहाँ डबल की पावर 7 और यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 9 का रेशियो आ जाएगा, सिंपल। तो b इन द हाइपोथेटिकल यूनिवर्स डिवाइड बाय b इन आवर यूनिवर्स, b इन आवर यूनिवर्स, इसका रेशियो आ रहा है 2 की पावर 9:1 आंसर। सर ये सेकंड स्टेप सर समझ नहीं है सर, सेकंड स्टेप। एक मिनट, आपकी आवाज इसमें आ रही है, जस्ट अ सेकंड। हाँ बोलिएगा फिर से प्लीज। सर वो सेकंड स्टेप सर समझ नहीं है सर, सेकंड स्टेप। हाँ सेकंड स्टेप ये। मैंने क्या देखा कि B की प्रोपोर्शनलिटी किस किस पर है। मुझे इलेक्ट्रॉन के चार्ज E को और मास को डबल क्वेश्चन में करके दिया गया है, तो मैंने हर एक्सप्रेशन में देखा E और M पे क्या डिपेंडेंस की है। इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, V की डिपेंडेंसी देखो E स्क्वायर पे होती है, V की डिपेंडेंसी E स्क्वायर पे होती है, तो एक E स्क्वायर इस V से आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस E से आया, डिवाइड बाय नीचे R का स्क्वायर था, और R की डिपेंडेंसी किस में थी, मास और E स्क्वायर पे थी, वो भी डिनोमिनेटर में थी, तो R को मैंने 1/m स्क्वायर प्रोपोर्शनल लिख दिया। बाकी सारे कांस्टेंट तो कट जाएंगे ना, जो बदल नहीं रहे उनकी वैल्यू क्यों लिखूं, है ना। चलिए तो बस इसको फिर आप आगे सॉल्व करके देखिए, आंसर आ गया। और यार किसी का आंसर ये आया नहीं था, नहीं आखिरी में तिलोक का आया था, वेरी गुड तिलोक। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा अपन को चेक करनी थी चीजें। ओके आगे लिखिए, आगे लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। मैंने आपको बहुत रेडियस की वैल्यू बता दी है, तो आप मुझको कुछ बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। जैसे लिखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, find the radius of third orbit in Li2 positive ion, find the radius of third orbit in Li2 positive ion। करिए सर ये BHY क्या लिखा है सर, BHY आभार। अरे मैग्नेटिक फील्ड हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में और मैग्नेटिक फील्ड हमारे यूनिवर्स में, इसका रेशियो चाहिए था ना मुझे, तो मैंने BH लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, और B आवर लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड इन आवर यूनिवर्स, ऐसा। सर थैंक यू सर। चलो एक और क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने, रेडियस का रेडियस बताना है थर्ड ऑर्बिट में Li2 पॉजिटिव आयन में।
बच्चों ने आंसर दिया है मुझे, वेरी गुड। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और मुझे अब जिसकी भी रेडियस निकालनी थी मुझे वैल्यू दे रखी है, तो एन दे रखा है थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो उसका स्क्वायर होगा। जेड दे रखा है 3, Li 2 पॉजिटिव के लिए, इसका एटॉमिक नंबर Li का क्या होता है, लिथियम का 3, तो जेड की वैल्यू 3 डाल देंगे। अच्छा, मैंने Li 2 पॉजिटिव क्यों दिया, क्योंकि हमने जो पूरा डेरिवेशन वगैरह सब देखा वो सब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था। मैंने मान के चल रहा था कि वहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी है ही नहीं। तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो ऐसे चीजों के अंदर हमने बोहर मॉडल डिराइव कराया। मल्टी इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो हमारे कुछ अजम्पशन गलत हो जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस के अबाउट अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का आपस में भी तो फोर्स होगा, वो तो मैंने कंसिडर ही नहीं करा था, है ना। 3a0। हाँ, इसका आंसर 3a0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो आपस में फोर्स होगा वो मैंने कंसिडर ही नहीं करा था। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर मॉडल मत लगा देना। जो हमने पढ़ा, हमने जो वैल्यूज निकाली, फॉर्मूले निकाले, वहां मैंने मान के चल रहा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे फॉर्मूले सही थे। और बिल्कुल सही आपने यहाँ पे रेडियस सही बता दी, 3a0 आ जाएगी, 3 into a0, बिल्कुल सही। चलिए, तो रेडियस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। आगे बढ़ते, आप एनर्जी भी तो बता सकते, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दो चार्ज प्लस माइनस चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूर है तो उनकी एक है ना पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R, ये होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसकी कुछ स्पीड थी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv², इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ V, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, वो यहाँ रख सकते हो, है ना। अच्छा, एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था, याद करो, mv²/r, इसे हमने बोला था k z²/r², एक r से एक r कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे ये लिख सकता था mv² = k z²/r। तो जो mv² है उसको अगर वो लिख दिया जाए k z², हाँ, k z²/2r आ जाएगा, ये है ना, ठीक है। yes, और ये एक्सप्रेशन और ऊपर का एक्सप्रेशन देखो, ऊपर बस एक माइनस साइन है, सेम नहीं है, ऊपर नीचे आर है, 2r है, हाँ। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव और आधी आती है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी उसका नेगेटिव और आधी, मतलब वो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड में आधी है ना। टोटल एनर्जी निकाले, टोटल एनर्जी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक को -u/2 डाल सकते हो आप, तो आ जाएगा +u/2 एक्सप्रेशन। ये u की वैल्यू खुद ही नेगेटिव होती है, तो -kze²/2r। आप चाहो तो रेडियस का फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो, टोटल एनर्जी को टीई बोल देता हूं मैं, टीई, तो जाएगा -kze²/r, r होता है n² h² अपॉन 4π² mkze²। एक 2 से 2 कैंसिल हो रहा है देखो, तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस, ऊपर एक 2π², ये kze², ये भी kze², तो इसका स्क्वायर कर देंगे, m kze² का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइड बाय n² h²। इसमें आप ध्यान से देखो, ये z और n के अलावा बाकी सारे चीज कांस्टेंट है, जाने वाला मेरे पास 2π² m k²e⁴ होल थिंग डिवाइड बाय h², and here I have z², नीचे I have n², z²/n²। ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2π² m k² e⁴
यहाँ जेड स्क्वायर और नीचे एक एन स्क्वायर को बाहर लिख दिया, ये एक्सप्रेशन बना। अब ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दो, ये सब कांस्टेंट है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है हमारे, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि कांस्टेंट रहता है 9.1 10 31, तो सबको रख दो, तो एक हमें वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अच्छा रहता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आती है वो आप याद रखी होगी ऑफकोर्स आपने, तो आती है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी ध्यान से देखो, इट वाज पोटेंशियल एनर्जी हाफ, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल कर देना, इसका डबल कर देना पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख देता हूं, अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा तो उसका डबल लिख देना, 13.6 का डबल कर दो, 27.2 बिल्कुल सही, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कोई पूछ ले तो पोटेंशियल एनर्जी में प्लस लगा देना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी, ये सब के फॉर्मुलेस मिल गए आपको। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर के लिए, चार्ज के लिए हम ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल सब निकाल सकते हैं। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए इन्हें। नोट करिए इससे। यस, नोटेड, वेरी गुड। नो सर, भी नहीं हुआ सर। चलो लिख लीजिए फिर जल्दी से। ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ऐसे 1 रिडबर्ग एनर्जी भी बोलते हैं हम, 1 रिडबर्ग एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड 1 रिडबर्ग एनर्जी। अच्छा, रिडबर्ग कांस्टेंट भी कुछ सुना होगा आपने, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिखे तो आती है RCH। R स्पीड ऑफ R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, H इज प्लैंक कांस्टेंट। तो HC प्लैंक कांस्टेंट, H है, C स्पीड ऑफ लाइट है और R रिडबर्ग कांस्टेंट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो। ओके, हो गया, नोट हो गया सर? RCH सर तीनों कांस्टेंट है। हाँ, H इज प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट और R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो ये हमने अभी एनर्जीज के एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए। अब बोहर ने अगला स्टेटमेंट, हमने 2 स्टेटमेंट लिखे थे, अगला स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ये एक्सप्रेशन देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे लास्ट वाला देख लो, ये देखिए नीचे n नीचे है डिनोमिनेटर में, तो n जितना छोटा होगा, n जितना छोटा होगा उतना नंबर जो आएगा वो बड़ा आएगा, बट बाहर माइनस साइन भी है। न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी आएगी वो उतनी छोटी आएगी। तो when n is smallest the total energy is minimum, when n is smallest the total energy is minimum। चलो इसे रिपीट करके बताता हूं मैं क्या बोला मैंने। जब n सबसे छोटा लेंगे तो ये एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, बट बाहर माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, तो नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर बड़ा हो रहा है तो वो नंबर छोटा हो रहा है। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा होता है। हेंस टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग व्हेन n इज डिक्रीजिंग। टोटल एनर्जी भी कम हो रही है जब n कम हो रहा है, तो n की सबसे लीस्ट वैल्यू पे टोटल एनर्जी भी लीस्ट आएगी। ये जो टोटल एनर्जी सबसे कम वाली स्टेट होती है
इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, सबसे कम लीस्ट एनर्जी की स्टेट है, इसलिए इसको बोलते थे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन, चलो लिखिए आगे अगला पॉइंट लिखिए। इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफरेंट। इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब एटम जो है उसकी एनर्जी डिफरेंट है, एनर्जी ऑफ एटम इज डिफरेंट। The energy state Sir, energy of system. is different. Energy of system is different. The energy state which has least energy, the energy state which has least energy, वो एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट, मिनिमम, लीस्ट एनर्जी, is called ground state. The energy state which has least energy is called ground state. Is called ground state. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग है, किसी ऑर्बिट में सबसे कम है, जिसमें सबसे कम है उसे बोल दिया ग्राउंड स्टेट। अब नॉर्मली हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज रखना चाहता है, तो एटम भी नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेगा। लिखिए एटम in its least energy state is in ground state. Atom in its least energy state is in ground state. वो अपनी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में ग्राउंड स्टेट में है। अब उसे आपको दूसरी स्टेट में भेजना है, उसे ज्यादा एनर्जी की स्टेट में भेजना है, डेफिनेटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, है ना। लिखिए when atom is given energy, when atom is given energy, when atom is given energy, it may jump to, when atom is given energy, it may jump to higher energy state. When atom is given energy, it may jump to higher energy state. हायर एनर्जी स्टेट है इसलिए उनको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। जो सबसे कम एनर्जी की स्टेट वो ग्राउंडेड, और उससे ज्यादा एनर्जी की स्टेट उसको हमने एक्साइटेड स्टेट भी कह दिया। हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए साथ में, मैंने लिखाया था आपको व्हेन एटम इज गिवन एनर्जी इट में जंप टू हायर एनर्जी स्टेट व्हिच आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हिच आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हिच आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हिच आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में एटम जा सकता है। नाउ एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो अनस्टेबल है। ज्यादा एनर्जी की सिस्टम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एक तरह से। तो अनस्टेबल एटम वहां पर वो ज्यादा देर वहां रुकेगा नहीं, वहां रह नहीं सकता ज्यादा देर, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी है कम एनर्जी स्टेट में आने की। सो क्या होता है कि एटम जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो फोटोन इमिट करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है या लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। लिखिए एक्साइटेड स्टेट्स आर अनस्टेबल। लिखिए एक्साइटेड स्टेट्स आर अनस्टेबल, excited states are unstable, hence excited states are unstable, hence atom come back to lower energy states, atom come back to lower energy state by giving off photon of energy difference of the two states, by giving a photon of energy difference of the two states। जो एटम की हायर एनर्जी स्टेट थी वो अनस्टेबल थी। मान लीजिए एटम किसी ऐसी स्टेट में पहुंच गया जिसके अंदर अपन जो n नंबर था उसे m बोल सकते हैं, और वहां से n पे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, एक्साइटेड स्टेट्स आर अनस्टेबल, हेंस एटम may come to lower energy state by giving off photon of energy difference of two states, giving off photon of energy difference of two states। हायर एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट आ सकता है, कैसे? एक फोटोन इमिट करके, एंड दैट फोटोन विल हैव एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू स्टेट्स। एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करके वो नीचे आ सकता है। क्लियर?
यस सर। ओके, सो mth स्टेट की एनर्जी क्या रही होगी? अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन देखूं मैं, ये लिखा था हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं आरसीएच लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं इसको आरसीएच लिख के लिख रहा हूँ, तो यहाँ एनर्जी आ जाएगी -13.6 मतलब माइनस आरसीएच इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, नीचे आ जाएगी माइनस आरसीएच इंटू जेड स्क्वायर बाय, ऊपर m लिखा था मैंने, नीचे n। एनर्जी डिफरेंस क्या रहा होगा इनका? डेल्टा E क्या रहा होगा? हायर कौन सी एनर्जी? हायर ऊपर वाली एनर्जी है, तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आरसीएच इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनेगा। और मैंने बोला यही आती फोटोन की एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। जब एटम ऊपर से नीचे आता है तो जो भी एनर्जी बनी उस एनर्जी का वो फोटोन इमिट करता है, उस एनर्जी का फोटोन इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। तो वी कैन इमेजिन कि यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं हम। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हैं अपन? अगर फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा हो तो hc/λ लिख सकते हैं। फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा हो तो hc/λ लिख सकते हैं। देखो h और c दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, h और c कैंसिल कर दो तो 1/λ इक्वल टू क्या आ गया? r इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और हाइड्रोजन की बात करें तो z को 1 पुट कर सकते हो, तो z को अगर 1 पुट कर दो तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है z को 1 पुट करने के बाद, यही फॉर्मूला बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, इन सारी सीरीज के लिए रेडबर्ग ने दिया था। ये मैंने बोहर मॉडल का यूज करके बनाया, और रेडबर्ग ने पहले दिया था। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज डिस्कवर हुई, बामर सीरीज के बाद लाइमन सीरीज, फिर बाकी सारी सीरीजेस डिस्कवर हुई। लाइमन, बाल्मर, पास्चर। हाँ, ऑर्डर ये होता है, पर पहले डिस्कवर बामर हुई थी, सबसे पहले बामर डिस्कवर हुई थी क्योंकि वो विजिबल में होती है, उसकी 4 वेवलेंथ विजिबल में आती है, इसलिए पहले वो डिस्कवर हुई थी। बाद में लाइमन डिस्कवर हुई एंड सो ऑन। तो जो सीरीजेस थी जितनी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेवलेंथ इमिट होती है उनको बताने के लिए कि क्या वेवलेंथ है, रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था, r इक्वल टू 1/n, n इज इंटीजर माइनस 1/m, m इज अदर इंटीजर, और n जो इंटीजर है वो m इंटीजर से छोटा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। यहाँ पे m जो होता है वो n से बड़ा होता है, ऐसा हमें रेडबर्ग ने बता दिया था पहले। तो ये फॉर्मूला कहीं और से पता था हमें, और बोहर ने उसे प्रूव कर दिया। और ये फॉर्मूला रेडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बताया था, उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या क्या वेवलेंथ आती है, उन्हें रिलेट करते हुए फॉर्मूला दे दिया, और यही फॉर्मूला बोहर मॉडल से दिया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक तरह से बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, तो आप भी ये नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। चलिए, डेल्टा डी कैसे, डेल्टा ई कैसे आया? ये बेटा मैंने क्या करा, mth स्टेट से इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में आ रहा है। मान लीजिए वो ऐसी स्टेट जिसमें ये मुझे जो नंबर रखना होता था ना, ये इंटीजर n, इसको मेरे को m रखना है। m स्टेट से nth स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, mth स्टेट से nth स्टेट में आ रहा है। तो किसी स्टेट की जो एनर्जी होती है, जैसे mth स्टेट की एनर्जी लिखूंगा तो यहाँ पे नीचे m डाल दूंगा, nth स्टेट की लिखना है तो n डाला मैंने, है ना? मतलब 1 2 3 4 ये सब स्टेट्स है। तो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी के लिए यहाँ पे n को 1 डालेंगे, सेकंड स्टेट की एनर्जी के लिए 2 डालेंगे, थर्ड के लिए 3 डालेंगे, ऐसे यहाँ पर। तो किसी हायर एनर्जी स्टेट, मान लीजिए 5वीं से 4थी एनर्जी स्टेट आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 5th के लिए यहाँ पे m को 5 डाल देना, 4th के लिए यहाँ पे n को 4 डाल देना, और उसका एनर्जी डिफरेंस का एनर्जी का फोटोन निकाला और ये सब कर दिया आगे में। ठीक है? ओके, आशा DONR क्या लिखा है? डोनर, डन। अच्छा, वेरी गुड, डन। ओके, सो जो रेडबर्ग ने हमें फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला बोहर ने डिराइव करके दे दिया। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे अच्छे से।
ये बोहर मॉडल की सबसे बड़ी खासियत थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल्दो हमारे सारे फॉर्मूले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए निकाले, तो जहां हीलियम की बात आ जाएगी वहीं हाइड्रोजन वहीं मॉडल फेल हो जाएगा। हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमते न्यूक्लियस के अबाउट, तो वहीं हमको दिक्कत आने लग जाती है। पर ठीक है, कुछ चीजें बोहर मॉडल से ऐसी समझ में आई हमें जो पहले नहीं थी। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो स्टेशनरी है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हमें पहली बार दिया था बोहर ने। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं सोचा था कि कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट भी होती है। मैक्सवेल थ्योरी कहीं नहीं लगी कि ऐसी ऑर्बिट भी है। तो बहुत सारी ड्रास्टिक नई थ्योरी बोहर ने दी, और उन्होंने एक तरह से जो हमें चीजें बताई वो ये बता रहे हैं कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। हाइड्रोजन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रैंडम नहीं हो सकती, क्वांटाइज्ड है। आपने जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला ये रहा, इसमें आप n को अलग अलग रख दो, z की वैल्यू अलग अलग रख दो, तो आपको हाइड्रोजन में क्या क्या एनर्जी पॉसिबल है वो मिलेगी। मैं अगर बना के दिखाऊं अब मैं जो बनाने वाला हूं उसको बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम या एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर हम n को रखते हैं 1, तो एनर्जी आती है सबसे कम, आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n को रखते हैं 2, तो एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n को रखते हैं 3, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन चेक कि ये नंबर सही है कि नहीं। हाँ, डोंट 100% ब्लाइंडली रिलाई ऑन मी, ठीक है। ये डाटा वगैरह मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है कि मेरे को याद नहीं हो बच्चों, तो आपको चेक करना चाहिए। यू मस्ट चेक कि ये जो फॉर्मुलेज है इसमें n की वैल्यू अलग अलग रखने से क्या आता है, कैलकुलेशन करके देखना चाहिए आपको। यहाँ पे आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा मुझे याद है, आप चेक करना। तो ये जो एनर्जीज आ गई और भी रख सकते हो, इनको 4.5 6 7 8 9 10 सब। तो यहां से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अबाउट घूमता है इन हाइड्रोजन एटम, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकती है, कुछ सर्टन एनर्जीज पॉसिबल है। ये जो कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, ये बिल्कुल नया था। मतलब एक पार्टिकल चल रहा है, उसकी एनर्जी हमने अभी तक हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी बोली थी, और बोहर ने आके बता दिया नहीं, या तो ये या तो ये या तो ये होगी, मतलब सर्टन एनर्जीज होगी, कोई रैंडम एनर्जी है ऐसा नहीं होता। ये बहुत नया चीज थी हमारे लिए, क्वांटाइजेशन इन एनर्जी। आ रही बात समझ में? और इस क्वांटाइजेशन की वजह से तो अपन अच्छे से समझा पाए पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये एक रेडिकल नई चीज थी। अच्छा, उसके अलावा ये जो चीजें हमको याद रखना है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमको याद होना चाहिए। कैसे बनाना है, बस इसमें एन की वैल्यू रखते जाना है और एनर्जी को दिखाते जाना है इसे डायग्राम पे। ऑफकोर्स जैसे से एन हम बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगी। इस डायग्राम में आपको एनर्जी डिफरेंस भी याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस जो आता है कितना आता है, 10.2, उसके बाद 12.09, उसके बाद 12.75, एंड आई एम अगेन सेइंग 100% मुझ पर रिलाय मत करना, आप खुद कैलकुलेशन करके चेक करना, ठीक है, ये सारी वैल्यू चेक करना। और अब इन एनर्जीज को अगर तुम वेवलेंथ में कन्वर्ट करके देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालो, तो विजिबल में नहीं आएगी वो। विजिबल में आने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो 4 तरह के ट्रांजिशन में आती है, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 एंड 2 से 6। इनका जो डिफरेंस आता है, उनके डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है वही विजिबल रीजन में आती है, बाकी के लिए नहीं आती। अगर फर्स्ट से किसी का भी डिफरेंस देखो, फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस देखो, तो वो हमेशा है ना इतना आता है कि वेवलेंथ आती है इन अल्ट्रावायलेट रेज में। फिर इसका बामर का बताया। चलो ये चीज अपन अगर टाइम नहीं बचा ज्यादा, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम को अच्छे से, ठीक है। बाकी अच्छा है, डायग्राम में कोई दिक्कत, एनर्जी लेवल डायग्राम में?
नो सर, क्लियर। ओके, वेरी गुड। सो आज अपन ने बोहर मॉडल पढ़ा एक तरह से पूरा। बोहर मॉडल ने हमें क्या क्या बताया है, सब चीजें देखी अपन ने, और एंड में अपन ने एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे समझाया, रेडबर्ग इक्वेशन क्या होती है सब देखा। अब थोड़ा सा स्पेक्ट्रल सीरीजेस की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके ये अपना कंप्लीट जाएगा। आप लोग अब इसका मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, आपको आ जाना चाहिए सारे क्वेश्चन, इतनी सूरी से सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए, बाकी कुछ हाँ चलिए, बोलिए, कुछ डाउट किसी को, कुछ बोलना चाह रहा था? सर चैप्टर एंड